Dear students, welcome back. Liberal democracy and its critics. आज की दुनिया लिबरल डेमोक्रेसी की दुनिया है। फ्रांसिस फुकुआमा ने तो 1989 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि इट इज एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब मानव ने खोज लिया है इलिक्सीर, जो बेस्ट ह्यूमन सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हो सकता है लिबरल डेमोक्रेसी। लेकिन क्या ये ऐसा ही है? क्या ये चैलेंज से रहित है? क्या इसमें इंटरनल कंट्राडिक्शंस नहीं है? क्या इसके क्रिटिक्स नहीं है? या इसमें क्या कमजोरियां हैं और उसके चलते आज पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी एक तरह से आक्रमण से घिरा हुआ है पूरी दुनिया में, चाहे वो ऑथोरिटेरियनिज्म से हो, टोटलिटेरियनिज्म से हो, पॉपुलिज्म से हो, या ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी से हो, या एक हाइब्रिड रेजिम से हो। लिबरल डेमोक्रेसी जूझ रहा है कई तरह के चैलेंजेस से। तो चलिए इस फैसिनेटिंग डिस्कशन को करते हैं। और यदि आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कह रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं पॉल साइंस चैनल के एक सेल्फ कंटेन्ड वीडियो लेक्चर को, जो एक छोटा सा प्रयास है नॉलेज शेयर करने का, रिसर्च बेस्ड सोशल साइंस का, वो भी खास करके पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन पर्पस से। आज हम चर्चा कर रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, जो DSC 7 पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट की थीम बनती है, जो कि NEP FYU GP सिलेबस 3rd सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मेनी अदर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है। So let us begin this fascinating discussion. What do we mean by liberal democracy and from where its challenges and critics comes? इस वीडियो के जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी जो दो डिस्टिंक्ट आइडिया हैं, दो डिफरेंट एरा के, मतलब दो डिफरेंट एरा। लिबरलिज्म बहुत ही रिसेंट और डेमोक्रेसी बहुत एंशिएंट। कैसे दोनों जो है साथ आते हैं, बहुत अजीब सी संयोग है, उस पर हम लोग थोड़ा देखेंगे। और ये बन जाता है लिबरल डेमोक्रेसी। ध्यान रखिए कि ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जो एथेनियन या वैशाली लिच्छवी की डेमोक्रेसी थी। लिबरल डेमोक्रेसी के क्या फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, इसके क्या कोर फीचर्स हैं, ये हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे एक हिस्टोरिकल अकाउंट की, कैसे जो है दोनों आइडिया साथ आते हैं, कैसे फ्यूज होते हैं, कैसे कन्वर्ज होते हैं। लेकिन क्या दोनों के आ जाने से साथ वो साथ चल पाते हैं? क्या उनमें टेंशन नहीं होती है? इस पे भी नजर दौड़ाएंगे एक स्लाइड में कि क्या इनहेरेंट टेंशन है बिटवीन लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। और फिर जो इसका क्रक्स है वो देखेंगे कि इसके क्या क्रिटिक्स हैं और चैलेंजेस हैं लिबरल डेमोक्रेसी के। डियर स्टूडेंट, यहाँ थोड़े वोकेबलरी देखिए। ये जो क्रिटिक्स है, क्रिटिक का मतलब नाउन है यहाँ पे। क्रिटिक्स क्रिटिक कह लीजिए। क्रिटिक मतलब कि जब क्रिटिकल एनालिसिस जब किसी चीज के आप करते हैं, गुण दोष दोनों निकालते हैं, उसको क्रिटिक कहते हैं। जनरली थोड़ा सा आप दोष ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। इसके उल्टा जो है क्रिटिक होती है, जो आपके सिलेबस में है क्रिटिक, CRITIC क्रिटिक। ये क्रिटिक जो है एडजेक्टिव है, ऐसे पर्सन जो कि किसी चीज की बुराई करते हैं, गुण दोष निकालते हैं लेकिन ज्यादा जो है वो बुराई निकालते हैं। सो क्रिटिक जो है, क्रिटिक जो है वो क्रिटिक्स जो है वो इन्यूमरेट करते हैं। So we are seeing we will also see the critics as well as the critique and challenges of liberal democracy, and then we will sum up. यदि हम सिलेबस एंड पास्ट ईयर पेपर देखें, इसमें सेमेस्टर 3 NEP मैंने DU से लिया, अदर यूनिवर्सिटीज में भी सेम तरह के आते हैं। जो NEP की सिलेबस है DSC 7 में, उसमें यूनिट 5 में डेमोक्रेसी है। हम लोगों ने काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं डेमोक्रेसी पे, 6-7 वीडियो आप देख सकते हैं। डेमोक्रेसी आइडिया एंड प्रैक्टिस पे तो 2-2, 3-3 वीडियो है, आप देख लीजिएगा। लिबरल डेमोक्रेसी एंड क्रिटिक्स को इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। मल्टीकल्चरलिज्म पे हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, एंड रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन, तो ये जो है इसका ही एक पार्ट है। पास्ट ईयर क्वेश्चन देखें तो दिसंबर 2023 हमारे पास केवल 2 ही साल का NEP का पेपर है, एक 23 दिसंबर, दूसरा 24 दिसंबर। 23 दिसंबर में पूछा गया क्रिटिकली एनालाइज द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि पूरा इस वीडियो को यदि आप समझ जाएं तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। वही है क्रिटिकली एनालाइज द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या इसके क्रिटिक हैं, क्या इसके टेंशंस हैं, क्या इसके कंट्राडिक्शंस हैं लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी जब टुगेदर आते हैं। तो 2024 दिसंबर में कोई क्वेश्चन इससे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये कम्पीट करता है डेमोक्रेसी के आइडिया से, मल्टीकल्चरलिज्म उन सब से था, इससे क्वेश्चन नहीं था।
अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस फैसिनेटिंग डिस्कशन की। पहले हम लोग दोनों आइडिया को जल्दी जल्दी समझते हैं, जो आपने कई जगह से समझ लिया होगा या समझने की कोशिश कर रहे होंगे। लिबरलिज्म जो है एक डोमिनेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, नो डाउट कि इन कंपैरिजन टू फासिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड अदर एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फॉर्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी सॉरी लिबरलिज्म जो है वो एक सबसे एक प्रोमिनेंट, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मॉडर्न एरा में उभरती है। ये 18th सेंचुरी की बात है। इनलाइटनमेंट मूवमेंट से इसका जुड़ाव होता है और एक लिबरलिज्म एक ऐसे पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन के रूप में उभरती है जो इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी, ऑटोनॉमी पे आधारित है। बेसिकली इनलाइटनमेंट की जो एरा ऑफ साइंस एंड रीजन या एरा ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी एंड साइंस जो था, उस पर यह आधारित होती है। इंडिविजुअल को जो नेचुरल राइट है, हक है, उसकी जो ऑटोनॉमी है, लिबर्टी है, उसकी जो एजेंसी है, उसको अनलीश करने की एक कवायद लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन के फॉर्म में देता है। यदि इंडिविजुअल को इतना ज़्यादा अधिकार मिलेगा, इतनी स्वतंत्रता मिलेगी, इतनी ऑटोनॉमी मिलेगी कि अपने रीजन, अपने तर्क, अपने रैशनैलिटी को यूज कर सके किसी भी डोमेन में, तो फिर गवर्नमेंट का लिमिटेड होना तो स्वाभाविक है। इसलिए लिमिटेड गवर्नमेंट लिबरलिज्म की कोर थॉट बन गई। मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसको अनब्रिडल्ड पावर नहीं देंगे, अनलिमिटेड पावर नहीं देंगे, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं होगी। एक कानून होगा जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जिससे कि गवर्नमेंट को बांध दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरह का एक खूंटा बन गया जिससे एक बैल को या गाय को बांध दिया जाता है और एक परिधि में ही घूमती है। उसी टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन के खूंटे से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को बांध दिया गया। It emphasizes the protection of civil liberties. Of course, यदि इंडिविजुअल के राइट्स को सुरक्षित रखना है तो उनको राइट ऑफ फ्री स्पीच, रिलीजियस फ्रीडम, प्राइवेट प्रॉपर्टी की राइट ये देना पड़ेगा अगेंस्ट द आर्बिट्ररी गवर्नमेंट पावर। फंडामेंटल राइट सिटीजन की सुनिश्चित की गई लिबरलिज्म में। इट emphasizes consent of the governed. देखिए कितना ज्यादा इन्होंने पीपल को पावर देने की कोशिश की, जहां ये डेमोक्रेसी से करीब आ जाती है। ये कहती है कि आप हम पे रूल कर सकते हो तभी जब हम आपको कॉन्सेंट देते हैं, हम सहमति देते हैं कि हमें रूल करो, तभी आप रूल कर सकते हो। ये जो आइडिया है कॉन्सेंट थ्योरी का, दिस बिकम द बेड रॉक ऑफ लिबरलिज्म एंड इट टुक इट क्लोजर टू द लिबरल टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी तो यही था, सेल्फ गवर्नमेंट, हम अपने पे खुद शासन करेंगे। ठीक है, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, आपको अपनी सहमति दे रहे हैं, तो आप एज ए डेलीगेट, एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम पे शासन कर सकते हैं। कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि लिमिटेड गवर्नमेंट होगी तो उसको चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे, मतलब उसकी खूंटी आपको मजबूत करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन आया लाइक जुडिशरी, लाइक अदर इंस्टीट्यूशन, जो कि पार्लियामेंट, जो कि गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करे, चेक करे। एंड लिबरलिज्म जो है डेफिनेटली पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को सपोर्ट करता है। मल्टी पार्टी जो है, मल्टीपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसको टॉलरेट करता है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन देता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं, लेकिन आपको इलेक्शन के थ्रू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू आपको रिप्रेजेंटेशन राइट देता है। एंड फ्री मार्केट प्रिंसिपल, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि वो है ही, लेकिन वो भी जुड़ गया है। जो कैपिटलिज्म था वो भी लिबरलिज्म के साथ एडम स्मिथ के टाइम से ही एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, फ्री मार्केट प्रिंसिपल, क्योंकि वो भी बेस्ड है फ्रीडम के प्रिंसिपल पे, ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल पे, इंडिविजुअल रैशनैलिटी के प्रिंसिपल पे, जो कि कोर आइडिया था इनलाइटनमेंट का। तो आप देखिए कहां से इसकी कोर निकलती है। इनलाइटनमेंट का जो मूवमेंट होता है उससे लिबरलिज्म निकलती है, और लिबरलिज्म जो है अपने आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी के करीब थोड़ी दिखने लगती है। At its core, liberalism seeks to balance liberty with equality. कोशिश करती है, वैसे ये सफल नहीं हो पाती है क्योंकि लिबर्टी को ये ज़्यादा वैल्यू देती है, तो इक्वालिटी ऑलवेज जो है कमतर ही रहती है। लेकिन पर्सनल ऑटोनॉमी और सोशल जस्टिस, यही जो है दोनों के बीच का टेंशन का कारण बनता है। ये लिबर्टी के साथ इक्वालिटी को लाना चाहते हैं तो जॉन रॉल आते हैं और उसकी कितनी सारी क्रिटिक्स होते हैं आप जानते हैं। उसी तरीके से पर्सनल ऑटोनॉमी और सोशल जस्टिस को बैलेंस करना चाहते हैं, और इन सब का परिणाम यह है कि अंत में लिबरल डेमोक्रेसी से आगे बढ़ के सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, जो कि एक तरह का मिलन था, लिबर्टी विथ इक्वालिटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअलिज्म विथ सोशल जस्टिस। अब आइए हम एक दूसरे छोर को देखते हैं। एक है लिबरलिज्म, यहाँ पे है, जो कि मॉडर्न एरा में आती है, और एक है डेमोक्रेसी का आइडिया, जो कि एंशिएंट काल से हमें एक तरह से
इंटाइस करता है, हमें यूटोपिक लगता है, हम चार्म्ड हो जाते हैं। डेमोक्रेसी, अच्छा अपना शासन, लोगों का खुद के ऊपर शासन, खुद हम शासन करेंगे, कोई राजा नहीं होगा, कोई प्रजा नहीं होगा। वाओ! तो ये जो सोच है, ए ब्यूटीफुल आइडिया, जिसकी कि इट गोज बैक टू 2000 2500 साल पहले जाता है। एथेंस में डेमोक्रेसी इन्यूमरेटेड है, कैसे वहां पे शासन होती थी, कैसे बुजुर्गों का काउंसिल होता था, कैसे सिटीजन खुद को जो है शासन करते थे। और सेम जो है इन्यूमरेटेड है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जैन टेक्स्ट में, वैशाली में, लिच्छवी में और कई जगह पे। तो लिटरल मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी का? पावर टू पीपल, डेमो, पावर टू, डेमो मतलब कि पावर, डेमो मतलब पीपल, सॉरी, एंड क्रेसी मतलब रूल, मतलब पीपल का रूल, रूल ऑफ द पीपल। जो अब्राहम लिंकन की एक फेमस जो कथन है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड लाइक दैट, या गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो लिटरल मीनिंग तो यही है कि रूल ऑफ द पीपल, पावर टू द पीपल। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत पुरानी आइडिया है, लेकिन 2500 साल तक उसके बाद ये आइडिया एक तरह से हिस्ट्री के डस्टबिन में पड़ी रही, किसी ने उसको देखने की कोशिश नहीं की। समझिए उसके बाद रोमन जो है सीनेटर आते हैं, इसी बेसिस पे कि राजा रूल ना करे, जूलियस सीजर को मार दिया जाता है। ब्रूटस जो है उसको इसलिए मारता है क्योंकि वहां पे भी वो चाहते थे कि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव रूल करे, सीनेट्स रूल करे। तो ये आइडिया तो बहुत पुरानी थी, लेकिन धीरे धीरे करके एब्सोल्यूट मोनार्की आई, राजा महाराजा, और उससे भी ऊपर उड़ करके बड़े बड़े एम्पायर आए। आप देखिए ऑटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, रसियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, मुगल एम्पायर, सफाविद एम्पायर। एम्पायर का मतलब कि एम्पायर में तो राजाओं के राजा होने लगे। तो उस तरह की दुनिया जो है अगले 2000 सालों तक चली लगभग। और जब मैकियावेली ने फर्स्ट टाइम जो है नेशन स्टेट, रिपब्लिकनिज्म, इन सब की बात की, रिनेसा के बाद जब यूरोप करवट लेने लगा, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो आइडिया आया कि क्यों, मतलब कि हमारे ऊपर राजा राज करें, हमें हमें जो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, हम अपने ऊपर खुद रूल कर सकते हैं। और फिर तो समझिए एक बहाव आ गया। तो चलिए इसकी जर्नी आगे हम लोग देखेंगे। ये भी यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि डेमोक्रेसी का जो ये ब्यूटीफुल आइडिया था, उसको बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत ही बेकार आइडिया कहा था। ये भी हमें पता होना चाहिए। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब ने इसको मॉब रूल करार दिया, झुंडों का शासन, बेवकूफों का शासन। एरिस्टोटल ने तो इसको परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा, मतलब गिरा हुआ एकदम एक बहुत ही खराब टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इन सब में ये बात नहीं थी कि भूखे नंगे गरीब जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं या कॉमन मासेज हैं, वो रूल करने के लायक नहीं है, क्योंकि उनको बड़गलाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है, उनको जो है डेमोगॉग निकल आएंगे, एरिस्टोटल कहते थे, जो कि इमोशनल बातें कह के, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे किसी भी नाम पे हो, चाहे इमोशन के नाम पे, उसको भड़का के केवल वोट ले लेंगे और उससे वो शासन करेंगे। दैट विल बी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उससे अच्छा तो एरिस्टोक्रेसी है। इस टाइप की बात जो है इन विद्वानों ने की। मॉडर्न काल में भी डियर स्टूडेंट, कितने ही वॉल्टर लिपमैन से लेकर के और कई कई थिंकर्स जो हैं वो एप्रीहेंसिव रहे कि ये डेमोक्रेसी बहुत ही खतरनाक चीज है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल जो है इसको टिरेनी ऑफ मेजोरिटी कहते हैं। एलेक्स डे टॉकवेली भी यही बात कहते हैं कि ये तो टिरेनी ऑफ मेजोरिटी है, मेजोरिटेरियनिज्म है, माइनॉरिटी और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, भीड़ों का शासन है, झुंडों का शासन है। तो डेमोक्रेसी एज ए आइडिया मत समझिए कि हमेशा से बहुत एक्सेप्टेबल रहा है, बहुत ही खतरनाक आइडिया रहा है जिसको बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखा है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की रचना की है, वो सभी पढ़े लिखे बॉर्जोइज क्लास के, इंटेलेक्चुअल क्लास के जो है लोग थे। और ये सब को डर था मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी से, जहां की झुंड जो कि बेवकूफ होगी, जो पढ़ी लिखी नहीं होगी, वो इन पढ़े लिखों के ऊपर शासन करेगी और बहुत बुरे ढंग से शासन करेगी, मूर्खों का शासन होगा। ये डर जो है इन बुद्धिमान बॉर्जोइजीज और इंटेलेक्चुअल क्लास को लगता था, जिसको आप इलीट क्लास कह लीजिए। लेकिन एक ऐसा संयोग हुआ कि ये इलीट क्लास, जो कि हरबिंगर थे इनलाइटनमेंट के, जो हरबिंगर थे लिबरलिज्म के, उनको कोई रास्ता नहीं दिखा डेमोक्रेसी के अलावा। जब उनको शासन मिला
तो उनको लगा कि बस यही एक फॉर्म है जिसको हम इस तरीके से मॉरली जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम जनता का शासन ला रहे हैं। एक्चुअल रूल तो हम खुद करेंगे, लेकिन शासन जनता के नाम पे करेंगे। तो ये जो मैं आख्यान दे रहा हूं, इसको चलिए आगे देखेंगे। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि इसके कंटेम्प्रेरी मीनिंग पे। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पावर अल्टीमेटली रिसाइड विद द पीपल। ये तो है ही, पीपल का पावर है, वो रूल आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सीधा शासन करो या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब सबको वोट देने का इक्वल अधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वो कहते हैं। प्लूरलिज्म मतलब जो पॉलिटिकल सबकी जो आइडिया है सुनी जाए, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का जो वैल्यू को आप थोप दोगे, वैल्यू प्लूरलिज्म होनी चाहिए। एंड मेजोरिटी रूल तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेजोरिटेरियनिज्म होनी चाहिए। माइनॉरिटी राइट जो नहीं मेजोरिटी ला पाते हैं, उनकी वॉइस को भी इक्वल तरजीह देने की कोशिश करनी चाहिए। डेमोक्रेसी अपहोल्ड सिविल लिबर्टी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल के राइट्स को और लिबर्टी को अक्षुण्ण रखना चाहती है, तो सिविल लिबर्टीज जिसको मतलब कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रिलीजन, कॉन्शियंस, ट्रेड इसको कहते हैं, वो सुनिश्चित करती है। इसका प्रयास ये होता है कि जो जो इंडिविजुअल के जो राइट हैं, जो कि सिविल लिबर्टीज हैं, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो हर सिटीजन को दिए जाएं। यही लिबरल डेमोक्रेसी का एम भी होता है, और डेमोक्रेसी का भी। इसका ये भी मायने होता है कि सिटीजन जो है सेल्फ गवर्नेंस करे, अपने खुद को शासन करे। इसके लिए जो है वो पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग हो, सिटीजन को डिसीजन मेकिंग में अधिकार हो कि वो डिसीजन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी में भाग ले सकें। इसके अलावा जो डिसीजन लेते हैं पब्लिक के बिहाफ में, वो अकाउंटेबल हो पीपल को, वो बताएं कि उन्होंने डिसीजन कैसे लिया है, पब्लिक का ट्रस्ट जीते। At its core, democracy seeks to ensure government by consent, जो कि लिबरलिज्म का एक कोर कॉन्सेप्ट है, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन। ये दोनों जो है इसको लिबरलिज्म के करीब ले जाते हैं। अब आइए कि एक तरफ तो आपने देखा कि लिबरलिज्म है जो कि मॉडर्न एरा में 17th-18th सेंचुरी में उभरता है, एक तरफ डेमोक्रेसी है जो 2500 साल पहले जो है कि आइडिया है, एंटीक्विटी का आइडिया है। दोनों करीब कैसे आते हैं और क्या होता है? So definitely liberal democracy है क्या? Marrying the idea of democracy and the political doctrine of liberalism, यही तो है। Political doctrine of liberalism का जब एक तरह से फ्यूजन या कन्वर्जेंस हो जाता है, सिंथेसिस हो जाती है डेमोक्रेसी से, तो बन जाती है लिबरल डेमोक्रेसी। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, फासिज्म है, उस टाइप से जो है डेमोक्रेसी भी है। इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्रॉइंग लेजिटिमेसी फ्रॉम कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न एंड पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी कोर जो है वो डेमोक्रेटिक आइडिया है जो निकलता है रूसो से, लॉक भी वैसे इसकी बात करते हैं। एंड कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न जो है कोर लिबरलिज्म की आइडिया है जो निकलता है जॉन लॉक के आइडिया से। इन दोनों का एक तरह से फ्यूजन है। पॉपुलर सॉवरेंटी है, लेकिन पीपुल ने अपनी सॉवरेंटी सौंप दी है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनकी सहमति से उस पर गवर्न करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विच इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब पीपुल ने अपनी सॉवरेंटी सौंप दी है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, लेकिन उसको बांध दिया है एक खूंटे से, जैसा मैंने कहा, वो खूंटा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिमिलरली अप्लाई होता है पीपल पे भी, और मतलब सिटीजन पे भी और गवर्नमेंट पे भी। एक ही कानून, समझिए कितनी मजेदार बात है, जब राजा राजवाड़ों का जमाना था तो उन पे राजाओं का कानून लागू नहीं होता था। राजा कानून बनाता था, लेकिन वो खुद वो कानून से ऊपर होता था। और यहाँ पे क्या है, सेम कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के लिए भी लागू है और पीपल पे भी लागू है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। ये रूल ऑफ लॉ भी कहलाता है। इसके अलावा और एक तरीके से गवर्नमेंट को बांध दिया गया लिबरल डेमोक्रेसी में, सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क की एक प्रिंसिपल थी, जिसमें कहा गया कि जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट अवयव हैं या स्टेट के अवयव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों जो है वो अलग अलग जो है दायरे में रहेंगे, एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ये एक दूसरे के पावर को चेक करेंगे। जुडिशरी चेक करेगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को, और सिमिलरली और भी एक दूसरे को। तो चेक्स एंड बैलेंस, इस तरीके से जो ये कहिए कि गवर्नमेंट नाम का जो दानव था या डेमोन था, जिसको कि राजा एब्सोल्यूट तुरंत बन सकता है, उसको इस तरीके से चेन में डाला गया, उसको खूंटे में बांधा गया कॉन्स्टिट्यूशन से एंड सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल से, जिससे कि गवर्नमेंट के विसे विस इंडिविजुअल को, सिटीजन को, पीपल को आजादी मिल सके। दैट वाज द कोर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब कि इंडिविजुअल की आजादी को किसी भी हाल में, आजादी और अधिकार को बचाए रखना है,
गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट अपना काम करे लेकिन लिमिटेड वे में पूरी स्वतंत्रता जो है पीपल को दे, लिबरल डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट क्या करे ये भी कहा गया लिबरल डेमोक्रेसी में। गवर्नमेंट को मिनिमल काम करना है, वो प्रोटेक्ट करे सिविल राइट्स जो पीपल की है, अटेम्प्ट करे पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक राइट्स देने की सिटीजन को, देश की सुरक्षा करे एंड बेसिक सर्विसेज मुहैया करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, शांति स्थापित करे, दैट्स ऑल। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में ना झांके कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस तरह का वो ना करे, ना मीडिया कंट्रोल करे, ना नैरेटिव कंट्रोल करे, ना हमें शिक्षा दे कि हमें कैसा करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और एक प्लूरिस्टिक सिविल सोसाइटी, बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी लिबरलिज्म का एक कोर थॉट है लिबरल डेमोक्रेसी का। इसमें यह कहा जाता है कि एक ऐसा सेक्टर जो थर्ड सेक्टर है, जो कि ना तो गवर्नमेंट है और ना मार्केट है, उसके अलावा जो कुछ भी समाज में है वो सिविल सोसाइटी है, और वो फ्लरिश होना चाहिए, उसको भी ताकत होना चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी फ्री फेयर इलेक्शन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ में, और एक प्लूरिस्टिक जो सोसाइटी होनी चाहिए, हर तरह की सोच को वहां बढ़ावा मिलना चाहिए। इट अटेम्प्टेड टू बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स टू सोशल इक्विटी, या इक्वालिटी कह लीजिए। इक्विटी और इक्वालिटी में डियर स्टूडेंट बहुत फर्क है, मैंने बहुत बार समझाया, आपको याद होगा। इक्विटी का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वालिटी या प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, मतलब जिसको जितना चाहिए उस तरीके से ट्रीट करना। when unequals are treated unequally to make them equal is called social equity। तो इक्विटी और लिबर्टी एंड राइट्स का एक कोशिश लगातार लिबरल डेमोक्रेसी करती है। इसमें ये कितना सफल होती है ये एक विवाद का विषय है, लेकिन ये कोशिश जरूर करती है। इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सोशल जस्टिस को भी लिबर्टी के साथ एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश करती है। यहीं पे जो है टेंशन शुरू होती है, जो हम लोग आगे देखेंगे। So this is liberal democracy, how it two ideas converge: the idea of democracy, the beautiful idea of democracy, and a strong political ideology which emerged in 17th 18th century in Europe। वो कैसे करीब आते हैं और बन जाते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। अब डियर स्टूडेंट इस स्लाइड में ये देखिए कि जो इसका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन लिबरल डेमोक्रेसी कहाँ से आता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इनलाइटनमेंट मूवमेंट और लिबरल डेमोक्रेसी का जो उदय होता है, ये कौन क्लास लाता है, और उस समय में क्लास स्टेटस क्या था यूरोप का। यूरोप में शासन उस समय में लैंडेड जेंट्री का था, एरिस्टोक्रेट्स के थे, जो कि राजे रजवाड़े, लॉर्ड्स, बैरन, जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे, किंग्स, वो करते थे, जिनके पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ जमीन होती थी। जो इंडिया में भी जमींदार, सामंत और राजा रजवाड़े होते थे, सेम उसी टाइप का फ्यूडल था। इसको चैलेंज किया वो क्लास ने जो मॉडर्नाइजेशन होने के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के चलते, इनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल के चलते, जिसमें ये ताकत आई पढ़ लिख करके कि हम में वो सोच है। आपने अभी देखा हो, यदि कौन बनेगा करोड़पति का एड, तो जिसमें सोच है उसमें क्या है, जिसमें सोच है उसमें ताकत है, जो भी है, घमंड है, गरुड़ है, इस टाइप की एक एड आती है। तो उसमें ताकत आई उस क्लास में, और उन्होंने कहा कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम साइंस, रीजन, रैशनलिटी के बल पे जो है हम दुनिया को बदल सकते हैं। और फिर तो जो जिसको आप बोर्जोइस क्लास कहते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, छोटे मोटे बिजनेसमैन, स्मॉल कैपिटलिस्ट, फैक्ट्री ओनर एंड ऑल, उन लोगों का तो एक ऐसा पावर आया उनके पास कि उन्होंने लिबरलिज्म की रचना की। उनके जो थिंकर हुए वो हुए जॉन लॉक, जो लेके आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, नेचुरल राइट की थ्योरी, कॉन्सेंट की थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की थ्योरी। उनके थिंकर होते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जो लेके आते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टी के चैंपियन बनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट लाते हैं। मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, वो कहते हैं कि सभी तरह के आइडियाज को आने दो, झूठे सच्चे, किसी को मत रोको, माइनॉरिटी को राइट्स दो, मेजोरिटेरियन नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इस तरह की आइडियाज लेकर के जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं। मॉन्टेस्क आते हैं अपने स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की बुक में, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करती है, जो मैंने बताया। इमैनुअल कांत आते हैं, जो कि एनलाइटनमेंट के ग्रेट चैंपियन रहे थे। वो इंडिविजुअल की रैशनल ऑटोनॉमी एंड मोरल फ्रीडम की बात करते हैं, जो बेस्ड है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव पे। डियर स्टूडेंट, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को पढ़ लीजिएगा। उनका एक यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट, मतलब कि जिसको बिना किए हुए आप जीवन जी नहीं सकते हो, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, किसी को दूसरे को अननेसेसरी जो है चोट नहीं पहुंचाना, एंड लाइक दैट, ट्रस्ट करना।
कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। इसके अलावा इमैनुअल खान जो है रिपब्लिकनिज्म के आइडिया लेके आते हैं, परपेचुअल पीस नेशन के बीच में जो कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे बेस्ड होता है, और ये सब मॉडर्न जो है लिबरल डेमोक्रेसी के आधार बन जाते हैं। फिर 1970s में जॉन रॉल एक उभरते हैं, सोशल डेमोक्रेसी लेकर के एक तरीके से आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अपने डिफरेंस प्रिंसिपल से वो मैच करने की कोशिश करते हैं लिबरलिज्म के जो फोकस है लिबर्टी को सोशल इक्वालिटी से। वो ये कहते हैं गरीब गुरुआ कहाँ जाएंगे, उनके लिए जो है डिफरेंस प्रिंसिपल लाते हैं, और यहाँ से लिबरलिज्म जो है एक नया मोड़ लेती है। इसको हम मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सोशल जस्टिस के करीब जाती है, जिसकी की बुराई भी जो है पक्के जो लिबरल थिंकर हैं लाइक लिबर्टेरियन रॉबर्ट नॉजिक की तरह या फ्रेडरिक हैक वो करते हुए पाए जाते हैं, जॉन रॉल। तो ये सब जो थिंकर हैं वो इसको एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन देते हैं। और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ कर्टल कर रहा हूँ। इसकी जो थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन है उसको भी आप और नेट पे जाके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पर मैं कर्सरी बता रहा हूँ कि लिबरल जो डेमोक्रेसी है वो 3 तरीके से जस्टिफाई की जाती है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक तो ये इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल आप पढ़ाई इसलिए करते हो एग्जामिनेशन में टॉप करो, तो आपके लिए पढ़ाई जो है वो इंस्ट्रूमेंटल जो है, मतलब आप एक चीज पाने के लिए कुछ करते हो। ये वीडियो आपके ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि इसलिए कर रहे हो एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आए। इसको इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। तो इसका जो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है कि ये जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बेटर है एनी अदर फॉर्म। इतने सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डियर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, फासिज्म किया गया, कम्युनिज्म किया गया, सोशलिज्म किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी किया गया, आपने देखा, लेकिन सब फेल कर गया। टेक्नोक्रेटिक मैनेजरियल ऑथोरिटेरियनिज्म किया गया, हाइब्रिड किया गया, लेकिन जो लिबरल डेमोक्रेसी सबसे अच्छा माना गया। इसमें बहुत कमी है, बहुत, लेकिन इन सब के बावजूद इन दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कम कमी है। दैट्स ऑल, ये परफेक्ट नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंटली जो है उपयोगी है। इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है अपने आप में कोई चीज में यदि ताकत हो, जैसे कि यदि आप ये वीडियो केवल इसलिए देखने का आपको मजा आता है, सर की आवाज सुनने में अच्छी लगती है, हमें अच्छा लगता है, हमें नॉलेज मिलती है, हम किस लिए ये पता नहीं, तो इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। तो इंट्रिंसिक आर्गुमेंट है कि ये अपने आप में लिबरल डेमोक्रेसी बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन डिग्निटी को और ऑटोनॉमी को, जो कि बहुत अच्छी आइडिया है। ह्यूमन जो है सभी वर्थ इक्वल है, और यदि उसकी डिग्निटी को कोई भी व्यवस्था यदि उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको अधिकार देती है, इक्वल इज्जत देती है, ऑटोनॉमी देती है, तो वो अच्छा। थर्ड जो है इपिस्टेमिक आर्गुमेंट है, मतलब कि नॉलेज के बेस पे, इपिस्टेमोलॉजी इसी से आता है, इपिस्टिक आर्गुमेंट। ये कहता है कि डेमोक्रेटिक जो है वो डेलिब्रेशन, क्योंकि लोगों को वहाँ बोलने की स्वतंत्रता होती है, मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज होता है जो जेएस मिल ने कहा, तो वहाँ पे जो है आइडियाज के कंपटीशन से जो बेटर नॉलेज और आइडियाज निकलते हैं। यदि आप नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखोगे, लोग डर के कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपका जो आइडियाज है वो सड़े हुए पानी के जैसा हो जाएगा, और समाज में स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि उसमें इनोवेशन नहीं होगा आइडियाज के। डेमोक्रेसी सबको बोलने की आजादी देता है, आइडियाज एक दूसरे से टकराते हैं तो आइडियाज की वाइटलिटी रहती है और समाज आगे बढ़ता है। एपिस्टेमिक आर्गुमेंट। अब देखिए, बहुत तेजी से यदि हम देखें लिबरल डेमोक्रेसी के की फीचर्स, तो अब मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग इसको और पढ़िएगा। देखिए, पॉपुलर सॉवरेनिटी तो है ही, जो कि रूसो के आइडिया से आता है, लेकिन उसको ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में भी कन्वर्ट करते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी तो है कि पीपल का रूल होना चाहिए, लेकिन पीपल खुद अपने को रूल नहीं कर पाते हैं। क्यों? अब यहाँ पे जो है लिबरल डेमोक्रेसी थोड़ी छद्म करता है, थोड़ी प्ले करता है, थोड़ी हिपोक्रेसी दिखाता है। शासन तो हम ही करेंगे, हम इलीट्स ही करेंगे, पढ़े लिखे लोग करेंगे, क्योंकि इतने लोग एक साथ शासन नहीं कर सकते, ठीक है। और करेंगे तो इलेक्शन में, ठीक है, भाग लीजिए, आप एक बार चुन लीजिए, फिर 5 साल तक हमको कुछ मत बोलिए, हम शासन करेंगे, हम आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपके बेसिस पे शासन करेंगे। सो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इसमें है, पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न के बेसिस पे। देन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, रूल ऑफ लॉ, इसको तो मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, खूंटे से आप बांध देते हैं। रूल ऑफ लॉ भी वही बात है कि सेम कानून जो है जनता पे लागू होती है, वही गवर्नमेंट पे भी लागू होती है। सेपरेशन ऑफ पावर से और भी आप गवर्नमेंट के पावर को जो है आप लिमिट करते हैं, उनको चेक्स एंड बैलेंस में रखते हैं। इसके अलावा जो है इंडिविजुअल को गवर्नमेंट के विसे विस आप पावर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स देते हैं, सिविल लिबर्टीज देते हैं, हर तरह के उनको राइट्स सिटीजन को मिलती है, जो कि
कोर्ट द्वारा प्रोटेक्टेड होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट से। इसके अलावा जो एक तरह का वैल्यू प्लूरलिज्म होता है, सभी कोई कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बोलने की सोचने की आज़ादी होती है। और एक तरह का टॉलरेशन होता है कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के व्यू को टॉलरेट करे, उस पर अटैक ना करे। फ्री मार्केट इकोनॉमी जो कि एक तरह से इससे जुड़ गई है, वैसे कोई इसका ऐसा नहीं था कि जुड़ना जरूरी था, लेकिन चूंकि लिबरल कैपिटलिज्म का भी उसी तरीके से होता है, उसी टाइम में, और सेम थिंकर दोनों को लाते हैं। और ये भी फ्रीडम और ऑटोनॉमी और रैशनलिटी पे बेस्ड होती है कि मार्केट जो है वो रीजन और रैशनलिटी का प्रतिरूप है। वहाँ जो ट्रांजैक्शन होते हैं वॉलेंट्री होते हैं और एक कोई कोअर्सन नहीं होता है, इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी से ट्रांजैक्ट करता है। तो मार्केट जो है लिबरलिज्म को दर्शाता है, जो ट्रांजैक्शन को। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी भी जो है लिबरल डेमोक्रेसी से जुड़ जाता है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब होता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, फ्री प्रेस है, फ्री सिविल सोसाइटी है, जहां पे कि पॉलिटिकली जो है सबको आवाज है, कोई भी शासन कर सकता है। ये नहीं कि कोई एक पार्टी का रूल है, लाइक दैट, कोई ऑथोरिटेरियनिज्म नहीं है। एंड प्रोग्रेसिव लिबरल आइडियाज भी इससे जुड़ते हैं। लाइक कल्चरली जो है लिबरल डेमोक्रेसी ओपन होता है, हर तरह के कल्चर को टॉलरेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरलिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म में बिलीव करता है कहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है, सब एक हैं, दुनिया के सभी जो पीपल हैं वो भाई बहन हैं। इस टाइप की जो आइडिया है वो भी लिबरल डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। इसका जो फेथ, जो इनलाइटनमेंट के जो कोर प्रिंसिपल में जो है बहुत ही गहरा है कि रैशनलिज्म, साइंटिफिसिज्म, रीजन, साइंस। नेहरू जी को याद कीजिए किस तरीके से वो साइंस को गॉड की श्रेणी तक ले जाते हैं, जितने भी लिबरल डेमोक्रेट होते हैं। अब आइए एक हिस्टोरिकल अकाउंट देखते हैं, एक हिस्टोरिकल जर्नी करते हैं कि कैसे जो है लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी जो है करीब आते हैं। ये भी बहुत तेजी से हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत चीज देख चुके हैं। 17th-18th सेंचुरी में लिबरलिज्म का उदय होता है। आपको मैंने पहले ही बताया, इसके जो फाउंडेशन था, शुरुआत तो हॉब्स से होती है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं, वो धज्जी उड़ा देते हैं डिवाइन राइट थ्योरी का। वो कहते हैं कोई डिवाइन राइट नहीं है राजा रजवाड़ों को शासन करने का। जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, इट इज एन आउटकम ऑफ एन इंडिविजुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इंडिविजुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए क्योंकि वो अपने लाइफ को जो है वो पीस एंड ऑर्डर देना चाहते हैं, अपनी राइट्स को, अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है लिबरलिज्म की। लेकिन डियर स्टूडेंट, उनका जो थॉट था एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का या एब्सोल्यूट स्टेट का, उसको लिबरलिज्म ने नकार दिया क्योंकि वो थोड़ा डरावना था। तो हॉब्स जो है लिबरलिज्म के प्रोटो लिबरलिस्ट तो थे, लेकिन ट्रू लिबरलिस्ट नहीं बन पाए। ट्रू लिबरलिज्म जो है वो लॉक के आइडिया से आता है, जो लिखते हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में। बाय द वे, हॉब्स ने जो बुक लिखा था उसका नाम था लेवाइथन, क्योंकि उनका जो गवर्नमेंट था वो लेवाइथन, समुद्री दैत्य की तरह ऑल पावरफुल था। लॉक लिखते हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में, और वो जो है एक तरह से काटते हैं हॉब्स के विचारों को। वो कहते हैं नो, गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेंट थ्योरी होनी चाहिए, कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न होना चाहिए, गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। डायरेक्ट शासन नहीं पॉसिबल है, लेकिन इंडिविजुअल की नेचुरल राइट्स एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना होगा गवर्नमेंट को, नहीं तो उसको उखाड़ के फेंक देने का राइट टू रिवोल्यूशन भी पीपल को है। लॉक और लॉक के आइडिया ही जो है लिबरल डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा दिखते हैं, इसलिए आप इनको फादर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। रूसो आते हैं लॉक के बाद, लेकिन वो एक रेडिकल डेमोक्रेट निकलते हैं। वो बात करते हैं जनरल विल की, फोर्स टू बी फ्री। जनरल विल जो है वो एक ऐसा विल है जो सबके हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, जो कॉमन गुड, पूरे समाज के भले के लिए, सबके विचारों से निकल के जो आता है, और उससे यदि कानून बनती है और उसको कोई इंडिविजुअल यदि फॉलो करता है तो वो अपने हायर सेल्फ को फॉलो कर रहा है और वो मोरल फ्रीडम प्राप्त करता है। रूसो बहुत ज्यादा जो है वो चिंतित थे प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसका जो दुष्परिणाम था इनइक्वलिटी में, कि कोई इतना अमीर हो जाए कि दूसरे को खरीद ले और कोई इतना गरीब कि अपने को बेचने को तैयार। ऐसे के लिए उन्होंने कहा था कि हमारी जनरल विल की जो प्रिंसिपल है और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, शायद वो इसका एक इलाज हो सकती है, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उनकी जो आइडियाज थे वो इतने रेडिकल थे, इतने ज्यादा वो इस तरफ जाते थे कि कई लोग कहते हैं कि वो टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी के जो है रास्ते पे चले जाते हैं। जो डेमोक्रेसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है फ्रांस में दिखी, जो डेमोक्रेसी जो है हिटलर ने दिखाया एक तरह का डेमोक्रेसी, या जो डेमोक्रेसी जिसको डेमोक्रेसी चाइना या स्टालिन कहते हैं रसिया, उस तरह की डेमोक्रेसी के तरफ चला गया। मॉन्टेस्क तो आपको मैंने बताया, वो स्पिरिट ऑफ लॉ लिखते हैं 1748 में, और सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि बन जाता है कोर थॉट लिबरल डेमोक्रेसी का। इमैनुअल कांट पे मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एंड इनलाइटनमेंट मूवमेंट तो एक तरह का वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि इंजन था डेमोक्रेसी का, लिबरल डेमोक्रेसी का।
रैशनलिटी, रीजन, साइंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअल राइट्स, रीजन, ऑटोनॉमी, इस पर बेस्ड था। तो इंडिविजुअलिज्म और कैसे इंडिविजुअल जो है तर्क की शक्ति से, रैशनलिटी से जो है किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल सकता है अपने दम पे, अपने दिमाग के दम पे सोच के, ना कि वो रिलीजियन या राजाओं से गाइडेड होगा। एनलाइटनमेंट मूवमेंट बिकेम द इंजन ऑफ बोथ लिबरलिज्म एज वेल एज लिबरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अभी देखिए इसका उदय जो है वो मॉडर्न काल में, आप छोड़ दीजिए कि 2500 साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वो तो हिस्ट्री के डस्टबिन में पड़ा रहा। 18th अर्ली 19th सेंचुरी में जो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होती है। उसके पहले मैग्ना कार्टा को छोड़ भी दे, मैग्ना कार्टा पढ़ लीजिएगा 1215 में क्या होता है इंग्लैंड में। यदि आप इंग्लैंड के हिस्ट्री को देखें तो वहां से आपको जन्मता हुआ दिखेगा डेमोक्रेसी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से, जहां के राजे रजवाड़ों को पलट करके जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आ गई। ऑफ कोर्स वहां का पार्लियामेंट उस समय में अभी जैसा नहीं था जो कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से चुना जाता था, फिर भी राजे रजवाड़ों के बजाय ये ज्यादा प्रोफेशनल बॉर्जोजी लोगों का संगठन था, और उसके लीडर जो है वो रूल करना शुरू किए और लॉक बन गए उस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के एक डिफेंडर। देन जो है रिवाइवल ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी होती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, जहाँ पे कि लॉक की आइडिया जो है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का नारा दिया जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है 1789 में, जो नारा देती है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और सब ह्यूमन डिग्निटी बराबर है, राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ मैन की घोषणा होती है। और उसी से जो है डेमोक्रेसी का आइडिया निकलता है कि हम सब बराबर हैं आपस में, हम सब मिल करके शासन कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं, हमें कोई राजा रजवाड़ा नहीं चाहिए। उस समय में ये जो आइडिया था लिबरलिज्म का वो बहुत जोर पकड़ रहा था, और लिबरलिज्म ने देखा कि वाओ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों के जहन में डेमोक्रेसी का आइडिया को भर दिया है। तो जब तक कि ये जिन ना बन जाए और हम सबको मिटा ना दे, जल्दी से इस जिन को बोतल में डालो और उसको बना दो लिबरल डेमोक्रेसी। वही जो है बॉर्जोजी इंटेलेक्चुअल क्लास ने किया यूरोप में, और उसको एक तरह से बहुत ही कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी बनाया जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेसी। लेकिन जो यहाँ पे अभी आपको जो मैं कह रहा था, मैं थोड़ा आगे चला गया। लिबरल डेमोक्रेसी जो यहाँ तक जो अभी हम आए हैं, अमेरिकन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो प्योर लिबरल डेमोक्रेसी नहीं था। इसमें जो है बड़ी खतरनाक टाइप की डेमोक्रेसी थी, जिससे कि बॉर्जोजी क्लास डर गए थे। ये डेमोक्रेसी का रूप दिखा जो कि रूसो वाली डेमोक्रेसी थी फ्रांस में, जिसको जो रैप्सबेरी, देख लीजिएगा रैप्सबेरी, जो कि टेरर, जो रूल ऑफ टेरर कहलाता है आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या खतरनाक वहां पे जो है टिरेनी ऑफ मेजोरिटी हुई, कैसे लोगों को जो है मारा गया जो माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी व्यू में थी। और ये चलता रहा अमेरिका में डेमोक्रेसी के साथ स्लेवरी, और ये भी चलता रहा कि वुमेन को फ्रेंचाइज मत दो, गरीब गुरुआ को मत दो, बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टी क्लास को फ्रेंचाइज दो। तो ये ट्रू मायने में लिबरल डेमोक्रेसी नहीं था, लेकिन डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। अब क्या होता है कि ये दोनों करीब आते हैं, जैसा मैंने कहा आगे बढ़ करके कि जो बॉर्जोजीज क्लास थे, जो लिबरलिज्म के चैंपियन थे, उनको लगा कि यदि हमने जल्दी से डेमोक्रेसी नाम के इस जिन को जो है कंट्रोल नहीं किया, तो ये हम सबको मिटा के राख कर देगा। पता नहीं क्या किस तरह का शासन होगा। इनको सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल याद आने लगे। तो इन्होंने तुरंत क्या किया, एक अंग्रेजी बहुत फेमस कहावत है, इफ यू कैन नॉट ब्रेक दैम ज्वाइन दैम। यदि किसी चीज को आप तोड़ नहीं सकते हो तो अच्छा स्ट्रेटजी है कि उससे जुड़ जाओ। तो वही चीज इन्होंने किया। इनको लगा कि डेमोक्रेसी को हम काबू नहीं कर सकते हैं, लिबरलिज्म जो हमारा है वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चलेगा, क्या करें हम। तो सबसे अच्छा चलो डेमोक्रेसी को अपना लेते हैं, और हम जनता को ये कहते हैं देखो हमने तुमको शासन दे दिया, लेकिन हम देंगे नहीं, रखेंगे अपने हाथ में। यहीं से टेंशन हो जाती है शुरू। सो इट बिकेम द फ्यूजन ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो राइजिंग मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास को जन्म देता है। अब ह्यूज नंबर ऑफ लोग पढ़े लिखे हो गए, वो डिमांड करने लगे कि हमको भी वोटिंग का राइट चाहिए। यदि तुम कहते हो ये डेमोक्रेसी है तो हमको क्यों राइट्स नहीं है। औरतें जो है उन्होंने झंडा खड़ा किया कि औरतों को क्यों राइट्स नहीं है। इसके चलते जो है मल्टीपल रिफॉर्म्स एक्ट आता है इंग्लैंड में 1832 से लेकर और बहुत आगे तक, आप पढ़ लीजिएगा 3-4, जिसमें कि फ्रेंचाइज को जो है बढ़ाया जाता है। काफी लोगों को फ्रेंचाइज दिया जाता है। बाद में वो तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में बदल जाता है। अमेरिका में जो है सिविल राइट्स मूवमेंट चलती है, स्लेवरी के अगेंस्ट में मूवमेंट चलती है। इनफैक्ट अमेरिका में सिविल वॉर हो जाता है और स्लेवरी को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है
इस तरीके से जब पूरे दुनिया में लगभग यूनिवर्सल सफरेज आ गया, सबको बराबरी का अधिकार मिल गया, तो यूनिवर्सल सफरेज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ मिलकर के बन जाता है लिबरल डेमोक्रेसी। और उसका जो चैंपियन कौन बनता है? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये 3 बनते हैं। और बनते हैं बाद में नीदरलैंड, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो फर्स्ट फेज में लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाते हैं 1828 से 1926 में। फिर उसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ह्यूज नंबर ऑफ कंट्री, जो कॉलोनियल कंट्री, आज़ाद होते हैं और अधिकतर जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। जैसे इंडिया हो गई, घाना हो गई, या इंडोनेशिया और मेनी अदर कंट्री जो है वो अपनाते हैं। नाइजीरिया हो लिबरल डेमोक्रेसी को। इसके साथ में इटली, जर्मनी और जापान भी जो है लिबरल डेमोक्रेसी को उस समय में अपनाते हैं। फिर थर्ड फेज आता है 1974 से 1991 में, जिसमें पोर्तुगल, स्पेन, ग्रीस, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ताइवान, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और बहुत सारे कंट्री जो हैं लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं जो आपको ये फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड पेज कर रहा हूँ, ये फॉर्मुलेशन है सैमुअल हंटिंगटन की वेरी फेमस बुक है थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। और ये आप जरूर देखिएगा। और इस बुक में उन्होंने जो है डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन और डिफरेंट रिवर्स वेव की भी बात की, उससे मैंने ये लिया है। देन एक बात और देखिए कि 1945 से 1970s के बीच में जो है एक नई टाइप का जो है आइडियोलॉजी आया, इसको कि वेलफेयर स्टेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सोशल जस्टिस की बात कही गई। और वहां पे जो है एक नया टाइप का डेमोक्रेसी उभरता है, उसको हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं या फैबियन डेमोक्रेसी कहते हैं, फैबियन सोशलिज्म कहते हैं, जो इंडिया ने अपनाया, जो कई कंट्रियों ने अपनाया, जो कि सेमी सोशलिस्ट जैसे हो गए, लेकिन वो भी लिबरल डेमोक्रेसी का ही एक धारा के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सैमुअल हंटिंगटन को लें, तो ऐसा नहीं था कि ये जो 3 वेव में जो लिबरल डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में अपनाया गया और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री आज लिबरल डेमोक्रेसी अपनाती है, उसको कोई बैकलैश नहीं हुआ। उसमें एक रिवर्स वेव भी हुआ। फर्स्ट रिवर्स वेव होता है जब फासिज्म उभरता है 1922 से 1942 में, जब हिटलर का राइज होता है जर्मनी में, जब मुसोलिनी का राइज होता है इटली में, जब जापान में जो है फासिस्ट स्टेट बन जाता है, और जब स्पेन एंड पोर्तुगल सब जो है फासिज्म के जो है गोद में चला जाता है, तो वो फर्स्ट रिवर्स वेव होता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो वेव फिर जो है वो पॉजिटिव वेव में बदलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1958 से 1975 के बीच में कई अफ्रीकन एशियन कंट्री जो है वो ऑथोरिटेरियन हो जाते हैं। घाना को याद कीजिए, क्वामे निक्रुमा एंड मेनी अदर, जूलियस नेरेरे, सभी जो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपनाने वाले कंट्री थे, जो लिबरल डेमोक्रेट थे, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया और वो बन गया ऑथोरिटेरियन रूलर। और ये लगातार अफ्रीका या मिलिट्री डिक्टेटरशिप, पाकिस्तान में देखिए क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, कई कई जगह जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई। तो ये जो है बैक स्लाइडिंग हुई, सेकेंड रिवर्स वेव हुआ, जो कि बाद में फिर सुधरता है और कई कंट्री फिर से जो है डेमोक्रेसी होते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो एक हिस्टोरिकल वे में कैसे लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी साथ आते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा मत समझिए कि इसमें टेंशन नहीं है, आगे हम लोग टेंशन भी देखेंगे। टेंशन यदि आप देखिए बिटवीन लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो कई सारे हैं। मैंने तो के लिए यहाँ 5-6 लिखा है, लेकिन आप देखिए लिबरलिज्म जो है ना वो इंडिविजुअलिज्म को प्रायोरिटाइज करता है। उसके लिए इंडिविजुअल लिबर्टी और ऑटोनॉमी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जबकि डेमोक्रेसी के लिए मेजोरिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब ये मेजोरिटी का यदि शासन होगा तो इंडिविजुअल की लिबर्टी कहाँ जाएगी, जरा सोचिए आप। मान लीजिए एक कार में जो है 5 लोग है, मैं कई बार कह चुका हूँ, और उसमें से जो है 3 लोग जो है वो तेज आवाज में जो है वो बहुत तेज आवाज में गाना सुनना चाहते हैं कार में, और एक इंडिविजुअल जो है या 2 इंडिविजुअल जो है वो चाहता है स्लो आवाज में, क्योंकि उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है। तो डेमोक्रेसी में तो वोट होगी और जो 3 लोग कहेंगे वही होगी, तो जो इंडिविजुअल की लिबर्टी कहाँ गई। तो ये जो टेंशन है बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी एंड मेजोरिटी, ये कभी लिबरल डेमोक्रेसी सॉल्व नहीं कर पाई है। इसके अलावा डेमोक्रेसी डिमांड्स इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सब बराबर है, इक्वल वर्थ है, सबको बराबर का हक है। लेकिन इक्वलिटी जैसे आप लाइएगा तो आप इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स को आप काटते हैं। आप यदि कहिएगा कि हम आप पे टैक्स लगा करके, वेल्थ टैक्स लगा के आपके संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप लिबर्टी का हनन करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी का हनन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑलवेज जो है इंडिविजुअल लिबर्टी का हनन करते हैं। यही बात लिबर्टेरियन थिंकर लाइक रॉबर्ट नॉजिक उठाते हैं। डेमोक्रेसी डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट, कि सिटीजन खुद अपने को शासन करे।
लेकिन क्या ऐसा होता है लिबरल डेमोक्रेसी में? कभी नहीं। जेएस मिल का आप लीजिए, सबसे मजेदार बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो 2 स्टेप शिफ्टेड डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या होता है कि हम शासन नहीं करते, पीपुल शासन नहीं करते, पीपुल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लेकिन क्या वो रिप्रेजेंटेटिव शासन करते हैं? नहीं, वो भी शासन नहीं करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव फिर एक बहुत छोटे से एक और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, और वो शासन करते हैं। आप देखिए ना क्या होती है इंडिया में, हम 545 लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, क्या वो 545 लोकसभा के मेंबर शासन करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। वो 545 फिर जो है 50-60 लोगों को चुनते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं। क्या वो 50-60 लोग रियली शासन करते हैं? इवन उस पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं, नहीं, उस 50-60 लोगों में 3, 4, 5, 6 लोग जो है सुपर पावरफुल होते हैं और वही जो है एक्चुअल शासन करते हैं। तो ये जो 2 स्टेप शिफ्टेड जो डेमोक्रेसी है कि एक्चुअल में पीपुल शासन नहीं करते, एक्चुअल में पीपुल के रिप्रेजेंटेटिव भी शासन नहीं करते, कुछ लोग शासन करते हैं, यही इलीट थ्योरी कहता है। सो लिबरलिज्म इज अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ मेजोरिटी। लिबरलिज्म जो है वो टिरेनी ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटेरियनिज्म का अगेंस्ट है कि मेजोरिटी कुछ कर ले, जैसे कि उस कार में कि वो 3 लोग जो है जोर से गाना सुनाए और 2 लोगों का हृदय धड़क रहा है, बेचारे को परेशानी हो जाए, तो ये जो है डेमोक्रेसी नहीं है लिबरलिज्म के अनुसार। लेकिन डेमोक्रेसी तो कहता है मेजोरिटी रूल है, जो होगा वो मेजोरिटी करेगी, और ये टेंशन कभी दूर नहीं कर पाते हैं। और जब डेमोक्रेसी ऐसा बिहेव करने लगती है मेजोरिटी रूल, तो उसको मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं और उसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी नीचे चला गया, वो एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं है। मेजोरिटी रूल इज नॉट एक्चुअल डेमोक्रेसी, नॉट लिबरल डेमोक्रेसी तो नहीं है। लिबरलिज्म सपोर्ट्स यूनिवर्सलिज्म, यहां भी एक टेंशन है। आप देखिए लिबरलिज्म जो है यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर मानती है कि ह्यूमन नेचर हर जगह एक है, यूनिवर्सल राइट्स की बात करती है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करती है, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, सब एक जैसे हैं, पूरे दुनिया में एक जैसे डिफाइन किया सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी डिमांड्स वैल्यू प्लूरलिज्म। डेमोक्रेसी कहता है कि नो, जो हर व्यक्ति एकदम इक्वल वर्थ है, उसकी सोच का इक्वल वैल्यू है, जो लोग सोचता है उसको सोचने दो, कोई एक्स सोच रहा है, कोई वाई सोच रहा है, कोई जेड सोच रहा है, कोई एक वैल्यू नहीं हो सकता है। ये डेमोक्रेसी जो है वो डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करती है, ना यूनिफॉर्मिटी को। एसिमिलेशन नहीं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। लेकिन लिबरलिज्म जो है एक तरह से यूनिफॉर्मिटी चाहती है, यहां टेंशन है। लिबरल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड मार्केट। जान लीजिए जितने लिबरल इंस्टीट्यूशन बने हैं, रूसो के अनुसार जितने लिबरल इंस्टीट्यूशन हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए बने हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे जुडिशरी हो, पुलिस हो, कचहरी हो, सेना हो, वो सब जो है अमीरों के संपत्ति की रक्षा के लिए बने। ऑफ कोर्स एक व्यू है रूसो की, लेकिन आपको दिखेगा कि लिबरल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट प्रॉपर्टी और मार्केट की रक्षा करते हैं ऑलवेज। और डेमोक्रेसी क्या चाहता है? डेमोक्रेसी तो कहता है नो, स्टेट इंटरवीन करो इन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लाने में और मार्केट में। मार्केट फ्लॉड होता है डेमोक्रेसी के अनुसार, वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है, वहां गरीब गुरुआ के हित की रक्षा नहीं होती है, वहां अमीरों का चलता है। तो मार्केट में और समाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, पीपुल के गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। यहां भी टेंशन है। लिबरलिज्म जो है चेक्स एंड बैलेंस को जो है प्रमोट करता है, जुडिशियल रिव्यू लाता है, मतलब कि डिसीजन जो है वो स्लो हो जाता है। डेमोक्रेसी में ऑलवेज डिसीजन स्लो होगा, कंसेंसस से होगा, डिलिब्रेशन से होगा, मिलजुल के होगा। लेकिन डेमोक्रेसी कहती है नो, डायरेक्ट एंड क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए पीपुल का विल का। पब्लिक ने कह दिया ये करो तो ये करो, बीच में कौन आता है? डेलिब्रेशंस क्या होते हैं, जजेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? नो, पीपुल का विल सब कुछ है, कैरी आउट द विल। तो ये डियर स्टूडेंट जो टेंशन है लिबरलिज्म डेमोक्रेसी का, और भी आप इन्यूमरेट कर सकते हो, ये आपको दिखना चाहिए। और यही कारण है कि लिबरल डेमोक्रेसी अंदर से इतना ज्यादा कंट्राडिक्टरी है, इतना ज्यादा दोमुहा दिखता है, इतना हिपोक्रेटिक दिखता है, इसलिए उसकी इतनी जगह से जो क्रिटिक होते हैं, बुराई होती है, वो हम लोग अभी अब देखेंगे। इसकी जो लिबरल डेमोक्रेसी की इन कारणों से जो मैंने आपको अभी कहा, उसके चलते इनकी डिफरेंट जो कॉर्नर से इसकी जो है बुराई होती है। ये क्रक्स है, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसको नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको एग्जामिनेशन पर्पस से बना दिया है, पूरे पॉइंट लिख दिए हैं जिसको केवल आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आप देखिए कई तरफ से इन पर अटैक होता है। यदि आप मार्क्सिज्म या सोशलिज्म या लेफ्ट ओरिएंटेड जो थिंकर हैं उनकी यदि लो, तो वो कहते हैं कि ये लिबरल डेमोक्रेसी तो बोर्जोइज डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी जो है बोर्जोइज क्लास की है, इंटेलेक्चुअल क्लास की है, एलीट क्लास की है, ये क्लास डोमिनेंस है। ये जो बोर्जोइज क्लास होते हैं, प्रोफेशनल क्लास होते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं, उन्होंने अपने लिए बनाया लिबरल डेमोक्रेसी, और उनकी जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है वो उनकी कमिटी की तरह काम करती है जो कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को बचाती है और आगे बढ़ाती है।
और यहाँ पे ये कहते हैं कि जो आपकी फॉर्मल इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब बिल्कुल फैकाड है, धोखा है, रूल ऑफ लॉ के कहने के लिए है, कानून सबके लिए बराबर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खुला रहेगा अमीर आदमी के लिए रात में 12 बजे, लेकिन गरीब जो है पता भी नहीं कि कहाँ से जाए। लाखों लाख रुपए यदि आप फी में लोगे वकीलों के, तो क्या कानून सुलभ है सबके लिए? तो ये जो है सब्सटेंटिव और रियल इक्वलिटी है ही नहीं। और वैसे भी ऐसा इक्वलिटी का क्या करें जो केवल वोट देने में इक्वलिटी देता है, जो आपको इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है, सोशल इक्वलिटी नहीं है। ऐसा इक्वलिटी तो थोथा इक्वलिटी है, ये कहते हैं। इसके अलावा जो है ये ना एक मृग मरीचिका डेमोक्रेसी का दिखाता है, कोई रियल डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में तो इक्वल वर्थ होता है, इक्वलिटी होती है, लोगों का शासन होता है। ये आपको बस एक ऐसा आंख पे पर्दा डालता है कि ये आपका शासन है, जबकि आपका शासन कुछ नहीं होता है। शासन तो इलीट्स का होता है, वो आपके बिहाफ में शासन करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप कम से कम वोट दो, एक बार वोट दो फिर सो जाओ, फिर कभी आप सामने ना आओ। मार्क्सिज्म कहेंगे ए फैकाड ऑफ मेंटेनिंग डिक्टेटरशिप ऑफ बॉर्जोजीज। ये कुछ नहीं है, एक डिक्टेटरशिप ऑफ बॉर्जोजीज है, ये इलिटिस्ट है, ये मार्क्सिज्म कहेंगे। इसके जो थिंकर हैं ऑफ कोर्स मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स हैं, लेनिन हैं और ग्रेमेस्ची हैं, जिन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो आगे आप बहुत पढ़ोगे। हेजेमनी मतलब कैसे जो है आप फॉल्स कॉन्शियसनेस या आइडियोलॉजी के थ्रू आप ब्रेन वॉश ही कर देते हो पूरे मासेस का, वो यही समझने लगती है कि आप हमारे लिए शासन कर रहे हो। देन रेडिकल डेमोक्रेट जो कि रूसो के मतलब की फिलॉसफी से आगे आते हैं, वो जो कि पार्टिसिपेटरी और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, वो भी बहुत क्रिटिक हैं। वो कहते हैं कि यार ये कौन सा डेमोक्रेसी है, ये तो नॉमिनल सिटीजन पार्टिसिपेशन है। बस इलेक्शन के दिन जो है बस आप लोगों को याद करते हो, फिर उसको सुला देते हो, फिर उसकी पूछते भी नहीं हो, अपने मन मर्जी चलाते हो। इसलिए ये इलीट डोमिनेशन है, पैसिव सिटीजनशिप है। इसमें सिटीजन जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से, गवर्नेंस से एकदम अलूफ हो जाता है। उनको लगता है कोई नृप हो ही हमें कहानी, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। उनको पहले के राजा रजवाड़ों जैसा लगता है, अपने काम में वो मगन रहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज एग्रीगेशन ऑफ प्री फिक्स्ड प्रेफरेंसेस। ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसमें जो इंडिविजुअल है उनका जो पहले से प्रेफरेंसेज या इंटरेस्ट बना हुआ है उसको जस्ट मैथमेटिकली हम काउंट कर लेते हैं वोट के बेसिस पे। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है प्रेफरेंस का। जबकि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के पक्षधर कहते हैं कि लेट फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल डेलिबरेट, वो आपस में डेलिब्रेशन करें, डिबेट करें और अपने इंटरेस्ट या प्रेफरेंस को ट्रांसफॉर्म करें सबके भले के लिए। दैट इज द इसेंस ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ना कि अपना जो उनका प्री फिक्स प्रेफरेंस है उसको इलेक्शन के माध्यम से एक्सप्रेस करें, मैनिफेस्ट करें। नो। तो जेन्यून डेलिब्रेशन होगा तो जेन्यून डेमोक्रेसी आएगी। इसके जो मतलब पार्टिसिपेटिव एंड डेलिबरेटिव एंड रेडिकल डेमोक्रेसी के पक्षधर कैरोल बैटमैन हैं, जो कि फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं, जिन्होंने कि सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट करार दे दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। बेंजामिन बार्बर हैं जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। जुर्गन हैबरमास हैं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स के सेकंड जनरेशन के थिंकर हैं, जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के फादर माने जाते हैं। जोशुआ कोहेन एंड एमी गेटमैन हैं। कंजर्वेटिव्स देखिए, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं, या जितने भी अभी कंजर्वेटिव लीडर हैं लाइक विक्टर ऑर्बन, वो भी आते हैं। उनकी यदि थॉट देखो तो ये कहेंगे कि भाई ये लिबरल डेमोक्रेसी जो है ना, ये जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, हमारे परंपरा, सोशल कोहेसन और इस्टेब्लिश मोरल ऑर्डर के लिए खतरा है। जैसे अमेरिका में कहेंगे कि ये जो लिबरल होते हैं ये अजीब टाइप के हैं, ये एबॉर्शन को बढ़ावा देते हैं, हमारे समाज में जो इतनी बेकार की बातें हैं उसको जो है ये टॉलरेट करते हैं, हमारे समाज के मोरल फैब्रिक को ये काटते हैं और जो अथॉरिटी सिस्टम है, हिरार्की है, उसको ये तोड़ते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि कंजर्वेटिव्स की समाज एक ऑर्गेनिक संस्था है। इंडिविजुअलिज्म जो एटोमिस्टिक होती है वो उसको अंडरमाइन करती है, उसको वो नहीं मानते हैं। मोरल रिलेटिविज्म ये कहते हैं कि यदि सबको अपने अपने तरीके से मोरल थॉट लाने का अधिकार है, प्लूरलिज्म है, टॉलरेशन है, तो समाज में कोई मोरल, एक मोरलिटी तो रहेगी ही नहीं, मोरल रिलेटिविज्म हो जाएगा। इसके चलते मोरल परवर्सन होगा। नहीं, समाज में एक मोरलिटी आनी चाहिए जो समाज हजारों साल से मानता है। प्लूरलिज्म एंड प्रोसीजरलिज्म प्रिवेंट डिसीसिव एक्शन। अब ट्रंप को देखिए, वो कहेंगे कि हम कांग्रेस में जाएंगे और तब टैरिफ लगाएंगे, तब तो हो गया और सबकी बात सुनने लगेंगे जो हमारे विरोधी हैं, तब तो हमने ले लिया डिसीजन, हम तो रातों रात लेंगे, हम तो ट्वीट करके डिसीजन लेंगे। तो हम जो है डिसीजन एकदम ऑथोरिटेरियन वे में लेंगे यदि हमको पीपल का विल है। तो यदि हमको पीपल का समर्थन है तो हमारे बीच में ना तो जुडिशरी आए, ना विरोधी दल आए, ना मीडिया आए, ना सिविल सोसाइटी आए, हम तो सीधा सीधा डिसीजन लेंगे। कंजर्वेटिव्स इस बेसिस पे काटते हैं।
इनफैक्ट इंडिया में भी आप देखोगे तो राइट कंजर्वेटिव्स जो हैं वो एक डेरोगेटरी वे में जो है लिबरल डेमोक्रेसी के पक्षधर को या लिबरलिज्म के पक्षधर को लिबरांडू कहेंगे, लेफ्ट लिबरांडू। उनको दिखता है कि ये लोग जो है समाज के मोरल पथ भ्रष्टक हैं, ये लोग हिपोक्राइट हैं, ये लोग इलिटिस्ट हैं और झूठ मूठ का कहते हैं कि हम पीपल के लिए शासन करते हैं। ये खुद जो है ये पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देते हैं, अपने अपने हित को साधते हैं जनता के नाम पे। तो ये कंजर्वेटिव लोगों का व्यू है। इसमें यदि आप देखेंगे तो एडमंड बर्क हैं, जोसेफ डी मैस्ट्रे हैं, रॉजर स्क्रटन हैं, कार्ल स्मिथ हैं, जो कि बन जाते हैं बेसिकली फासिज्म के एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन के फादर भी। विक्टर ऑर्बॉन है, कई और कंजर्वेटिव्स को भी आप देख सकते हैं। इलीट थ्योरी लीजिए तो इसमें तो कई थिंकर हैं लाइक पैरेटो, सी राइट मिल एंड रॉबर्ट माइकल हैं। वो ये कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी एक्चुअली इलीट रूल है। कहने को जो है ये मासेस का शासन है, लेकिन मासेस तो बस वोट देती है, उसके बाद बेचारे को कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, कौन राजा है, क्या शासन है। सो डेमोक्रेटिक रूल एक्चुअली ओलिगार्ची है। ओलिगार्ची क्या होता है? जहां रिच एंड पावरफुल एंड वेल कनेक्टेड लोग जो है शासन करते हैं, ओलिगार्ची, उसको कि खराब शासन माना जाता है। इस बात को जो है कहा था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची थेसिस में रॉबर्ट माइकल। उन्होंने कहा कोई भी संस्था हो, चाहे वो लिबरल डेमोक्रेटिक संस्था हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई बड़े कंपनी हो, कितना भी डेमोक्रेटिक हो टू बिगिन विद, अल्टीमेटली वो ओलिगार्ची में बदल जाता है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ओलिगार्ची ही होगा। इसके अलावा जोसेफ स्कुम्पीटर हैं, जिसका नाम यहाँ मुझे देना चाहिए था, जोसेफ स्कुम्पीटर। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मत समझिए कि कोई जनता का शासन है। इट इज सिंपली ए पॉलिटिकल मेथड फॉर चूजिंग वन इलीट ग्रुप ओवर अदर्स। आप एक इलीट ग्रुप को चुनते हैं दूसरे इलीट ग्रुप के ओवर थ्रू कंपेटिटिव इलेक्शन। बस एक फ्री एंड फेयर कंपेटिटिव इलेक्शन है जिसके थ्रू आप इलीट एक्स को चुने चाहे इलीट वाई को चुने। कई बार आपको लगेगा कि शायद ये सही ही है। और देखिए तो लिबरल कम्युनिटेरियन जो कि अमेरिका में उभरते हैं 1980s में, जिसमें आते हैं माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, माइकल वॉल्जर, एलिस्टेड मैकलेंटायर। वो कम्युनिटी को वैल्यू देते हैं इंडिविजुअलिज्म से। वो कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी का जो फोकस है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म पे, वो कम्युनिटी की भावना को इरोड करता है। इसकी जो थॉट है एटोमिस्टिक सेल्फ की, कि सेल्फ अपने आप में ऑटोनोमस है, एटॉम की तरह है, वो बिल्कुल जो है मतलब सेल्फ को ऐसा दिखाते हैं कि उसको कम्युनिटी से कोई नाता नहीं है, उसका कम्युनिटी के लिए कोई जवाबदेही नहीं है, अनइनकम्बर्ड है, मतलब कि कोई उस पर कम्युनिटी का बोझ नहीं है, और वो एकदम एक उसका कम्युनिटी से वो बना ही नहीं है, कम्युनिटी का कोई थॉट से जो है वो डिसएम्बॉडीड है, और वो राइट बियरिंग एजेंट है, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं। इस टाइप का जो इंडिविजुअल सेल्फ है ये केवल किताबों में, लिबरल किताबों में, ऐसा दुनिया में नहीं होता है। इनका कहना है कि जो व्यक्ति होता है, सेल्फ होता है, वो गढ़ा जाता है कम्युनिटी के थॉट से। जिस कम्युनिटी का वो मेंबर होता है उसी से वो कंस्टिट्यूट होता है, उसी की थॉट को लेकर के वो बड़ा होता है। वो जो है ऐसा एटोमिस्टिक सेल्फ होता ही नहीं है। इसलिए इंडिविजुअल सेल्फ जो है ये प्रायर नहीं होता है कम्युनिटी से, वो कम्युनिटी से ही कंस्टिट्यूट होता है। मोरल रिलेटिविज्म को भी ये जो है नहीं अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि लैक ऑफ शेयर्ड मोरल पर्पस नेसेसरी फॉर ए कोहेसिव सोसाइटी। यहाँ पे हर व्यक्ति यदि अपनी अपनी मोरल कंपास को लेके आएगा तो क्या मोरलिटी बचेगी, कम्युनिटी क्या बचेगा। पोस्ट मॉडर्न जो 1970 से निकलते हैं, मिशेल फूको, जैक डेरिडा एंड चैंटल मॉफे, ये सब कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है फाउंडेशनल वैल्यू को क्लेम करती है, एक ग्रैंड नैरेटिव बनाती है, एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को देखती है। कहती है कि ह्यूमन नेचर ऐसा है, रीजन एंड रैशनैलिटी जो है यूनिवर्सल है, किसी भी चीज के लिए ऑब्जेक्टिव ट्रूथ निकाला जा सकता है, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। साइंस, रैशनैलिटी, प्रोग्रेस, इनलाइटनमेंट इसको काटता है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। और ये जो लिबरलिज्म का जो यूनिवर्सल क्लेम है जितने भी नॉलेज को लेके, वो यूनिवर्सल नॉलेज नहीं है, वो पावर का फंक्शन है। पावर नॉलेज नेक्सस होता है, जो पावरफुल होते हैं वो हेजेमनी से, ग्रामस्की का याद कीजिए, वो नॉलेज को गढ़ते हैं। नॉलेज न्यूट्रल नहीं होता है, वो पावरफुल के हित के लिए गढ़ा जाता है। और जो पावरलेस होते हैं उस गढ़े हुए नॉलेज को, जो कंस्ट्रक्टेड नॉलेज होता है, उसको रियल ऑब्जेक्टिव नॉलेज समझ के फॉलो करते हैं, जबकि वो नॉलेज इसीलिए गढ़ा ही जाता है कि वो पावरफुल को फायदा पहुंचे। इस टाइप की बात वो करते हैं, नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। पॉपुलिस्ट क्रिटिक जो हैं, पॉपुलिस्ट क्रिटिक तो पॉपुलिज्म अभी पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। पॉपुलिज्म मतलब कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप, विक्टर ऑर्बन,
मैटियो सैल्विनी, रॉडगन ये दिखते हैं, उनका ये कहना होता है, जो कि रूसों से आते हैं, कि यदि हमें पॉपुलर विल है, हमें मेजोरिटी का समर्थन है, तो फिर बीच में ना ये लिबरल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो ना आए, जजेस ना बीच में आ जाए, सिविल सोसाइटी ना आ जाए, मीडिया ना आ जाए, सब गवर्नमेंट का साथ दे। यही जो है कई जगह, इंडिया में भी इंदिरा गांधी भी इस तरह की बात करती थी, अभी भी कई लोग करते हैं कि ये जजेज जो है वो हमारे रास्ते में जो है, जो पॉपुलर विल है, तो जो गवर्नमेंट यदि पॉपुलर विल को कैरी करती है तो उसको फ्रीडम होना चाहिए इस्टेब्लिश करने का। इसके अलावा पॉपुलिज्म जो है ये भी है कि थोड़ा सा कि चूंकि पॉपुलर विल जो है मेजोरिटी से निकलता है, तो थोड़ी मेजोरिटेरिज्म की तरफ भी आ जाती है। पॉपुलर विल जो है वो ओन पीपल से ज़्यादा आता है अदर पीपल से। ओन पीपल वो होते हैं जो वहाँ के बासिंदे माने जाते हैं, सन ऑफ द सॉइल माने जाते हैं। अदर पीपल वो होते हैं जो बाहर से आकर के वहाँ न्यूट्रलाइज हुए हैं, रहे हैं अदर धर्म के। तो इन दोनों में भी थोड़ा डिवीजन होता है, क्योंकि जो पॉपुलर विल है वो मेजोरिटी के विल से जो है इक्वेट हो जाता है। तो इस तरह उनकी जो क्रिटिक है कि ये तो इलीट कैप्चर है, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी तो इलीट कैप्चर है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पॉपुलर विल है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म जो है वो नेशनल सॉवरेनिटी को जो है वो हार्म करता है। जो इमिग्रेशन पॉलिसी है कि बाहर से सब आओ, वो हमारे सन ऑफ द सॉइल को जो है थ्रेटन करता है, उसके जॉब को थ्रेटन करता है। और प्लूरिज्म और कल्चरल टॉलरेंस जो है हमारे ट्रेडिशनल नेशनल कल्चर को इरोड करता है। ये सब पॉपुलिस्ट क्रिटिक हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिक भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये तो थ्योरेटिकल हो जाता है, कहीं फेमिनिस्ट का कोई शासन तो नहीं है। तो इनका कहना है कि ये लिबरलिज्म तो धोखा है, ये हिपोक्रेटिक है। जैसे मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट कहती हैं कि जो लिबरलिज्म का जो राइट का कॉन्सेप्ट है वो टू डायमेंशनल राइट है। जो मर्द हैं वो कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में, पॉलिटिकल एरिना में, पब्लिक स्पेस में हमें अधिकार मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वही लिबरल थिंकर अपने घर में अपने पत्नियों को, अपने औरतों को जो है अधिकार नहीं देते हैं। उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक का एक डायकोटमी खड़ा किया हुआ है। पब्लिक में राइट है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, प्राइवेट में ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो छद में है, अपने को वोट का अधिकार दे दिया, औरतों का वोट का अधिकार नहीं दिया, अपने को ज़्यादा, मर्दों को ज़्यादा सैलरी, औरतों को कम, औरतों को पीछे रखना, मर्दों को आगे रखना। तो ये जो है इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, जो कैरोल पैटमैन बोलती है, वो जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन फॉर मैन इन द इंटरेस्ट ऑफ मैन, उसमें वुमेन कहीं नहीं है। तो इस टाइप की बातें ये करती हैं। लिबरल पॉलिटिक्स जो है वो ग्रुप बेस्ड ऑपरेशन जो है उसको प्रमोट करता है। लिबरल डिस्कोर्स जो है इंटरसेक्शनल ऑपरेशन जो होती है, जैसे कि जात, धर्म और गरीबी यदि मिल करके जो लोगों को ऑपरेस करते हैं, इसको वो समझ ही नहीं पाती है और उस तरह की बातें नहीं कर पाती है। कैरोल पैटमैन, आइरिस मैरिन यंग, कैथरीन मैकिनन एंड लिसा पढ़ लीजिएगा, सुजान मिलर ओकिन, ये सब जो है। सुजल मिलर ओकिन ने बहुत फेमसली जो है जॉन रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी उसको फेमिनिस्ट तरीके से जो है रीफॉर्मुलेट किया था। फाइनली डियर स्टूडेंट, यदि देखें कि बुक्स आपको बहुत आगे हेल्प करेगा, आगे के कंपटीशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे तो आप एग्जाम में कुछ लिख सकते हो। जिन्होंने की क्रिटिक किया है लिबरल डेमोक्रेसी को, जिनके बेसिस पे अभी मैंने ये 2 स्लाइड आपको दिखाया। बेंजामिन बार्बर जो कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के समर्थक है, उनकी बहुत फेमस बुक है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इसके बारे में थोड़ा जानिए। कैरोल पैटमैन जिन्होंने सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट करार दे दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने बुक लिखा था पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। सीबी मैकफर्सन जिन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी को पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म करार दे दिया, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। सी राइट मिल जो कि इलीट थ्योरी के थिंकर हैं, जिन्होंने कहा कि लिबरल डेमोक्रेसी एक्चुअली जो है पावर इलीट्स हैं। वहाँ जो पावर इलीट अमेरिका के डेमोक्रेसी में देखा जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिकल क्लास और मिलिट्री मिल करके एक ट्रायंगल बनाते हैं इलीट्स का और वही शासन करते हैं और बाकी जनता तो बाय स्टैंडर्ड है। निकोलस पोलेंजा जो कि एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे, स्टेट पावर एंड सोशलिज्म में कहते हैं कि स्टेट जो है, कैपिटलिस्ट स्टेट, वो क्या करती है, वो इंटरेस्ट कैपिटलिज्म जो लिबरल जो बॉर्जोजीज क्लास है उसके लिए जो सुटेबल सोशल स्ट्रक्चर है उसको वो प्रोटेक्ट करती है, उसको बढ़ावा देती है। राल्फ मिलीबैंड जो कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू देखते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट का, वो स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं कि वो एक तरह से प्रोटेक्ट करती है कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट और उसको बढ़ावा देती है कैपिटलिस्ट स्टेट जो है। डेविड हेल लिखते हैं मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें कई तरह के डेमोक्रेटिक जो रूल है उसको दिखाते हैं वो कि कितने तरह के डेमोक्रेटिक रूल हो सकते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी, गार्जियन डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी, फेल्ड डेमोक्रेसी, दैट काइंड ऑफ थिंग।
चैंटल मॉफ जो है डेमोक्रेटिक पैराडॉक्स लिखते हैं। सिल्डन वॉलिन की बुक है डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें कि वो इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी खास करके टोटलिटेरियन रिजीम में बदल सकती है। कोलिन क्रॉच पोस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अभी की जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ जा रही है लिबरल डेमोक्रेसी से। और यास्का माउंट जो है पीपल वर्सेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ भी वो पॉपुलिज्म की बात करते हैं, क्या पॉपुलिज्म रियल डेमोक्रेसी है, इस पे चर्चा होती है। सो डियर स्टूडेंट, यदि इस लंबे डिस्कशन को सम अप करें तो लिबरलिज्म एज पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन इमर्ज इन लेट मॉडर्न एरा। आप देखिए इवन अर्ली मॉडर्न एरा में नहीं आती है, लेट मॉडर्न एरा 18-19 सेंचुरी में डेमोक्रेसी की लिबरलिज्म की आइडिया आती है। लॉक, रूसो, कांत, रॉल, ये सब इस आइडिया को लेकर के आते हैं। जबकि डेमोक्रेसी जो है एक एंशिएंट आइडिया है, हजारों हजार साल पहले से डेमोक्रेसी की आइडिया रही है। लेकिन जब बोर्जोजीज जो हैं पॉलिटिकल पावर छीनते हैं एरिस्टोक्रेसी से 17th-18th सेंचुरी में, जब राजा रजवाड़ों को चुनौती देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से, डिवाइन राइट थ्योरी को काट देते हैं, कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न का लाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाते हैं, तो उनको एक खोज थी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो उनको लेजिटिमेसी दे कि हम एक बहुत ही बढ़िया चीज ला रहे हैं। तो उन्होंने पुराना जो डेमोक्रेसी का आइडिया था डस्टबिन में उसको निकाला, झाड़ा पोछा, शाइन किया और फिर उसको एक बोतल में बंद कर दिया, उसका नाम लिबरल डेमोक्रेसी रखा। मतलब यू डेमोक्रेसी, तुम तो हो जिन जो सोक्रेटिस को तुमने मारा था और मॉब का रूल हो, टिरेनी ऑफ मेजोरिटी हो, मिल एंड टॉकवेल ने कहा, तुम्हें तो हम बोतल में बंद करके चेक एंड बैलेंस से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से हम तुम्हें किसी तरह से डेमोक्रेसी जैसा हम तुम्हें बढ़ावा देंगे। दैट बिकेम लिबरल डेमोक्रेसी, रूल ऑफ बोर्जोइज in the name of democracy. So it was bourgeoisie's democracy actually. Democracy was enticing idea for form of government under bourgeoisie's rule. तो डेमोक्रेसी, लेकिन जनता को लगा चलो फिर भी डेमोक्रेसी तो है, हमारा शासन तो है, हम वोट तो देते हैं, एटलीस्ट जनता को ये तो लगा। लेकिन उससे लोगों का मन भरता नहीं है, लोग कहते हैं हमें पार्टिसिपेट करने दो, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने दो, हमारी आवाज सुनो, हमारी डिलिब्रेशन हो, और ये टेंशन चलता रहता है। बट अर्ली बोर्जोइजीज वेयर एप्रीहेंसिव ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। जैसा मैंने कहा कि जब वो लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाने का निर्णय लिया लिबरल बोर्जोइजीज ने, तो उनको बड़ा डर लगता था डेमोक्रेसी से, खास करके मेजोरिटी के टिरेनी से, मॉब रूल से, और उनको ये भी डर लगता था कि ये तो इंडिविजुअल राइट और लिबर्टी का जो है हनन हो जाएगा डेमोक्रेसी में। तो उन्होंने डिवाइस किया लिबरल डेमोक्रेसी को, जो कि एक तरह से टेम्पर्ड है अनबिडल डेमोक्रेसी। अनबिडल डेमोक्रेसी यदि एक जिन की तरह है तो ये बोतल में बंद जिन है, कंट्रोल्ड है। इसको उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में बदल दिया, सेपरेशन ऑफ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिमिट कर दिया, एंड इंडिविजुअल राइट्स, माइनॉरिटी राइट को फंडामेंटल राइट्स से जो है प्रोटेक्ट किया, जिससे कि गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है दबाव ना डाल सके, इंडिविजुअल की लिबर्टी को छीन ना सके, और जो नेचुरल राइट था उसको प्रोटेक्ट किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ज़्यादा अपना हाथ पाँव ना बढ़ाए, इंटरवीन ना करे, ये थ्योरी लेके आए निगेटिव लिबर्टी का कि भाई आप हस्तक्षेप मत करो, दैट्स ऑल, और कुछ मत करो। निगेटिव राइट्स का, बस हमें राइट्स दो, राइट घूमने का, फिरने का, बोलने का, आप कुछ मत करो, इस टाइप का। पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ आप मत जाओ। बट इसके चलते ही जो है एक इनहेरेंट टेंशन रहा बिटवीन दिस टू आइडिया, क्योंकि एक जो है वो इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देता है, दूसरा मेजोरिटेरियनिज्म को। एक जो है वो इक्वलिटी पे आधारित है डेमोक्रेसी, तो एक लिबर्टी पे। इसके चलते हम लोगों ने देखा कितने टेंशन है और कितने कॉर्नर से इसको चैलेंजेस और जो है बुराई या क्रिटिक्स सुननी पड़ती, उन सब का हम लोगों ने लेखा जोखा लिया। बट डिस्पाइट देयर स्टूडेंट ऑल चैलेंजेस एंड कंट्राडिक्शन, जरा सोच के देखना, और लोग भी यही कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी कोई बहुत जादू की छड़ी नहीं है, बहुत कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसमें बहुत कमियां हैं, बहुत कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन स्टिल इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमॉन्गस्ट ऑल अदर अल्टरनेटिव। जितने ऑल अल्टरनेटिव हैं, चाहे फासिज्म को हम लोगों ने देख लिया है, सोशलिज्म को देख लिया, कम्युनिज्म को देख लिया, पॉपुलिज्म को देख रहे हैं, इन सब की तुलना में लिबरल डेमोक्रेसी बेहतर है। इसीलिए इसकी जितने भी फ्लॉ हैं उसके साथ भी इसको आगे ले जाना ही ह्यूमन डिग्निटी, ऑटोनॉमी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने और ह्यूमन प्रोग्रेशन के लिए शायद जरूरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत मजा आया। बहुत दिनों के बाद मैंने एक आप कह लीजिए कि
थीसिस या थ्योरी पे बेस्ड वीडियो बनाया है। ये MCQ वीडियो मैंने बनाते बनाते थोड़ी सी एक तरह से मैं ऊब भी गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सिलेबस के कुछ पार्ट जो छूट गए थे वो मेरे जो स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के जो सेमेस्टर 3 पूरे इंडिया में पढ़ रहे हैं उसको उनको बहुत मजा आया होगा इस लॉन्ग वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लोगों को भी बताएं। एंड डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम गाइड। फॉर्चुनेटली ये एग्जाम गाइड मौजूद है, मैंने बहुत मेहनत से लिखा था, बहुत लोग इसका यूज नहीं कर पाए, डोंट नो व्हाई। ये सेमेस्टर 3 जो DSC 7 है, जो कि DU के लिए है, लेकिन DU SOL के लिए है और इग्नू के लिए, लेकिन पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ क्लिक करें, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको क्लिकेबल लिंक दी जाएगी। इस तरीके से आप जो है मेरे से बातें कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि बचे हुए जो टॉपिक हैं जिस पे मैं नहीं बना पाया वीडियो, उसका जल्द से जल्द वीडियो आपको एग्जामिनेशन से पहले दिसंबर जनवरी से पहले लेकर के आए। चलिए मिलते हैं किसी एक और थीम वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी केयरफुल।